गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जब पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई तो एक नाम जब घोषित हुआ तो सबकी नजरें उस नाम पर जाकर टिक गई। प्रोफेसर मंगला कपूर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के म्यूजिक डिपार्टमेंट से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, 2019 में रिटायर हुई हैं और उनको भी बनारस से जो 3 लोग इस बार पद्म पुरस्कार जिनको मिला है उसमें से एक नाम प्रोफेसर मंगला कपूर का है। ये नाम क्यों खास है हम आपको बता दें कि ये वॉरियर भी हैं, ये एकेडमिशियन भी हैं, ये एक संगीतज्ञ भी हैं, ये एक समाजसेवी भी हैं। जीवटता, जिजीविषा और जूझने लड़ने का मादा अगर देखना हो, जानना हो तो मुझे लगता है कि मंगला कपूर मैडम से बेहतर कोई दूसरा शख्स हो ही नहीं सकता। मैडम पहले तो बहुत स्वागत है आपको, धन्यवाद। पद्मश्री आपको मिला। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। कब जानकारी मिली कि आपका नाम भी पद्म पुरस्कारों की सूची में है? ये परसों की बात है, 25 जनवरी। हाँ, तो सुबह मेरे पास फोन कॉल आया और उन्होंने बताया कि मैं यहाँ मंत्रालय से बोल रहा हूँ और मैडम आपका नाम पद्मश्री के उसमें चयनित किया गया है। तो मतलब मुझे लगा नहीं कि शायद ये फेक कॉल है, क्या है। अच्छा, आपको लगा कि फेक कॉल है। होता है ना कभी जी, कभी। जी। विश्वास नहीं हुआ। फिर दूसरी कॉल आई, उन्होंने भी वहीं से बात की और कहा कि आपको बहुत बधाई हो, ये आपको चयनित किया गया है पद्मश्री के लिए। तो मैं एकदम अभिभूत हो गई भैया और मुझे बहुत रोना आ गया कि इतने संघर्ष के बाद इसे पाना तो मेरे लिए तो आकाश कुसुम प्राप्त करने जैसी खबर थी ये। और उसके बाद तो फिर ओपन हो ही गया, सबके लगातार मैसेजेस और फोन कॉल्स आने लगे। तो जी हाँ, तो मैडम आप प्रोफेसर पद से रिटायर हुई, आपने सामाजिक क्षेत्र में भी, आपने एकेडमिक में भी, संगीत के क्षेत्र में भी आपका दुनिया भर में नाम है। बनारस संगीत घराने पर भी आपका शोध है, ग्वालियर घराने पर भी आपका काम है, बनारस संगीत घराने को भी आप समझती हैं। लेकिन ये तो आज की बात है, आज आप पद्म पुरस्कार से पुरस्कृत हैं, आपको देश भर में लोग जानते हैं। एक समय ऐसा भी आया कि लगा कि अब सब खत्म है, कुछ अब है ही नहीं। आपकी उम्र बमुश्किल 12 साल थी। 12 साल थी और जो मेरे ऊपर एसिड अटैक किया गया तो उस समय 12 साल की थी और मेरा छोटा भाई वो करीब 7-8 साल का था। हम दोनों रात को सो रहे थे और अचानक से कुछ गरम सा पड़ा। तो ये हुआ इसलिए बाद में पता चला कि मेरे यहाँ चाचा जी जो है बनारसी साड़ी का बिजनेस था उनका, और चूंकि ज्वाइंट फैमिली उन्होंने शादी नहीं की, हम ही लोग थे। तो जो कारोबार यानी व्यापार में जो प्रतिद्वंदी थे उन्होंने ये काम हमारे घर के नौकर को पैसा देके इसको अंजाम दिया। उसके बाद तो लगा ही नहीं था कि बचूंगी भी, महीनों हॉस्पिटल में थी और ये बढ़ता चला गया। जब बिल्कुल मरण तुल्य हो गई तो फिर पिताजी ने वहां से हटाया और मुझे दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया। उन लोगों के कठिन परिश्रम के बाद मैं जी तो गई, लेकिन चेहरा इतना विकृत हो गया था कि मैं खुद ही, हालांकि डॉक्टर ने सबको मना किया था कि ये कभी अपना इनके आगे आईना मत रखिएगा। हाँ, तो चूंकि छोटी थी तो ऑपरेशन होते थे, बाद में इतने सारे इंजेक्शन और ड्रेसिंग कम से कम 1.5-2 घंटा चेहरे की चलती थी। तो एक बेड पे मेरे सारे खिलौने पड़े रहते थे खेलने के लिए। तो उसमें एक छोटे छोटे पलंग और सेट वगैरह आता था उस समय, अभी भी आता होगा शायद। तो उसमें जो एक अलमीरा थी उसमें शीशा लगा हुआ था, छोटी सी ही थी। खेलते खेलते मेरी नजर उस पर पड़ गई तो बस मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी, मेरा चेहरा तो बंदरों जैसा हो गया है। और ऐसा वैसा करके खैर डॉक्टर आए, संभाला। फिर ऑपरेशन का दौर शुरू हुआ। कितने ऑपरेशन? मेरे करीब 36 ऑपरेशन हुए, कुछ वहाँ और 3 साल लगातार मैं पटना मेडिकल PMC जी
वहां भर्ती थी, वहां ऑपरेशन होते गए। फिर यहाँ लौट के आई बनारस में भी। उस समय प्लास्टिक सर्जन नहीं थे, बाद में जब आए डॉक्टर एन खन्ना साहब का नाम लेना चाहूंगी, जिन्होंने मेरे कई ऑपरेशन किए और सुधार किया चेहरे पे। तो उस समय तक तो लगा था कि मतलब बिल्कुल क्या हो गया है मेरे साथ में, तो अब जीना बेकार है। लेकिन डॉक्टर्स तो इतनी दिलासा दिला के और गोद में उठा के मुझे ऑपरेशन रूम तक ले जाते थे और कहते थे, बेबी हम लोग जो ये कर रहे हैं ना, इससे तुम पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाओगी। तो उस सुंदर होने की भावना से मैं सारा कुछ सहती चली गई। लेकिन जो जो उम्र बढ़ती गई भैया, क्या तो समझ में आने लगा कि ये तो बहुत विकृत हो गया है मेरे साथ, ये सुधरेगा नहीं। फिर क्या लगा कि अब सब खत्म हो गया? खत्म बिल्कुल। और नहीं मर सकी उस दौरान, तो बाद में लगता था कि मुझे मर जाना चाहिए, ऐसे समाज में कैसे जिया जाएगा। और मैं घर में कैद होके रह गई, मैं किसी का सामना नहीं करती थी, कुंठा में चली मतलब थी बिल्कुल, और किसी का सामना नहीं। किसी कोई आ जाए घर में तो घर के तीसरे कोने में कहीं जाके मैं छुप के बैठ जाती थी कि मुझे देखना ना पड़े। तो उसके बाद मैं डिप्रेशन में हो गई। तो सुसाइड अटेम्प्ट भी? हाँ, सुसाइड अटेम्प्ट भी मैंने 2-3 बार किया, बाद में भी किया। फिर ये क्या कैसे तय किया कि अब इससे निकलना है, कैसे तय किया? हाँ, मेरे पिताजी ने मुझे बहुत हिम्मत दिलाई जी। बोले बेटा बच गए हो तो कुछ करना तो चाहिए। मैंने कहा हाँ बाबा। तो बचपन से मेरा गला बहुत अच्छा था जी। मैं बचपन से ही सुरीला अच्छा गाती थी। तो उन्होंने अच्छा डॉक्टर्स ने कहा इसको किसी ऐसे काम में लगाई, नहीं पागल हो जाएगी, ऐसे बंद रहे। तो फिर पिताजी ने मुझे म्यूजिक सिखाने के लिए, वहां भी बड़ी फाइट करनी पड़ी एडमिशन के लिए। कि मतलब ऐसी मेरी माँ लड़ी थी वहां, मुझे याद है। बीएचयू में? नहीं, शुरुआत जहाँ से किया अच्छा। उधर ही। तो लड़ी थी कि लूलों के लिए, लगड़ों के लिए, अंधों के लिए, सबके लिए उपलब्ध है कुछ भी सीखना। और ऐसी बच्ची को आप नहीं सिखाएंगे। तो ये बनारस की ही बात है। बनारस की ही बात है। इंदू महिला संगीत विद्यालय नाम था उसका, ठीक है। तो वहां से खैर किसी तरह आवाज सुन के फिर उन्होंने मुझे एडमिशन दिया कि ऐसा तो मेरे यहाँ कोई बच्चा नहीं गाता है। मैंने फिर वहाँ परीक्षाएं दी और संगीत प्रभाकर की डिग्री प्राप्त की प्रयाग संगीत समिति से। उसके बाद मेरे पिताजी मुझे बीएचयू लेके आए और संगीत एवं मंच कला संकाय जो आज है, वह मुझे बीए में यानी बी म्यूज में दाखिला मिला। हाँ, तो मैंने वहां से बी म्यूज किया, एमए किया, उसके बाद पीएचडी किया। और पीएचडी तक मैं वो जो यात्रा थी, पीएचडी करने तक की जो यात्रा थी, वो बहुत कठिन थी। क्योंकि बाहर निकलना, लोगों को फेस करना बहुत टफ था। नहीं, मुंह पे ही लोग कहते थे देखो 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 नाक कट्टी जा रही है, देखो चेहरा देखो कैसा है इसका। ये समाज का ये रिस्पांस था। यस यस यस, ये रिस्पांस था। मैं घर जाके रोती थी, बाबा से कहती थी कि पापा कल से नहीं निकलूंगी। बोले बेटा इन सब पे ध्यान दोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। तो जब इस तरीके की हालात बनते थे, अंदर से जो ताकत देने वाली कौन कौन से, कोई ईश्वर, कोई आपका आराध्य, कोई ऐसा संगीत? रही हूँ कि मेरे पिताजी, हाँ, वही अरे बिल्कुल हर कदम पे कहाँ एडमिशन कराना है, कैसे कराना है, किससे बात करनी है, सारा कुछ। और जो प्रेरणा देते रहे बराबर लगातार आगे बढ़ने की। और मेरी माता जी तो खैर मेरे साथ ही साथ, मैं जहाँ जहाँ रही वहाँ साथ साथ अस्पताल में भी। तो माता पिता, जिसमें पिताजी ने बहुत मुझे सपोर्ट किया और रिश्तेदार वगैरह तो शुरू में ही भाग गए थे छोड़ के, कोई साथ नहीं दिया। तो उनके प्रयास से फिर मैं यहाँ, और मेरे गुरुजी का बहुत बड़ा योगदान है जिनके अंडर में मैंने पीएचडी किया। क्या नाम था? प्रोफेसर चित्तरंजन ज्योतिषी जी के सानिध्य में मैंने पीएचडी कंप्लीट किया। नौकरी कब लगी? नौकरी मेरी 89 में लगी। 89 में? 85 में मैंने पीएचडी कंप्लीट की। 89 में मैं महिला महाविद्यालय में ये जो संगीत विभाग है वहाँ पे उस समय लेक्चरर पद होता था, जो अब असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया जी। तो उस पे ज्वाइन किया, फिर लगातार पढ़ाती रही। कब लगा कि अब एक मंजिल मिल गई है? कब? उसी समय लगा? उसी समय लगा। मुझे लगा कि कर तो रही हूँ, लेकिन
लगा का क्या मतलब है, जब खाली हुई 3 साल लगातार मैं प्रयास करती रही और मेरा इंटरव्यू, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन कई जगह कह दिया गया कि इंटरव्यू अच्छा है, बिल्कुल सब सराह रहे कि भाई ऐसा है कि मेरा सारा स्टाफ तो सुंदर है, अब उसमें एक ऐसी महिला के आने से अच्छा नहीं होगा, यहाँ तक ये मतलब रिजेक्शन का कारण था। कारण था, 3 बार आप इसी आधार पर रिजेक्ट हुई। और एक बार तो मैं क्या कहूँ कि मेरे गुरुजी बैठे हैं इंटरव्यू लेने के लिए और उनको डायरेक्ट कहा गया जब उन्होंने मेरा नाम, क्योंकि इंटरव्यू भी अच्छा, ऐसा नहीं था कि मैं किसी से कम थी, गाती भी अच्छा थी, लेकिन ऊपर का सोर्स वहाँ के प्रिंसिपल और ये वो चेहरा दूसरे किसी को, तो हताश हो चली। उस समय फिर मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, जब नौकरी नहीं लग रही थी, तो कि आपको लगा कि मेरे इस चेहरे की वजह से हाँ मैं शायद कहीं नहीं हो फाइट नहीं कर पा रही, नहीं, और ये सब कारण भी थे ना जो समाज के द्वारा, समाज का प्रेशर मिल रहे थे, जो रिस्पांस था, जो उनका रवैया था। यस। तो मैंने 87-88 में महिला महाविद्यालय में, वहाँ कोई शिक्षक रिटायर हो गए थे, तो उनकी जगह किसी को लगना था, तो मैंने वहाँ काम किया एडहॉक पे, टेम्पररी, हाँ। तो वहाँ जब वैकेंसी आई तो मैंने भरा, और उस समय पिताजी से और गुरुजी से कह दिया था कि ये आखिरी है जहाँ मैं भर रही हूँ, जब ऐसी जगह नहीं हुआ तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संस्थान है, और वहाँ पे यहाँ मेरा होना, मेरा 8 बजे करीब इंटरव्यू हुआ था, तो हम और पिताजी बिल्कुल चुपचाप घर लौट रहे थे, क्योंकि 42 लोगों ने इंटरव्यू था, तो उसमें भी जो कहीं प्रोफेसर थे, कहीं कुछ थे, तो बीएचयू आने के लिए वो लोग भी बैठे थे, सब कोई। लेकिन मैं बहुत नमन करना चाहूंगी हमारे यहाँ की जो प्रिंसिपल उस समय थी, अन्नपूर्णा शुक्ला जी, जो मेरे 2 साल के कार्य के कारण वो बहुत प्रसन्न थी। उस समय जो वीसी साहब थे वो मुझे अच्छी तरह इसलिए याद है, मैं पूरे कैंपस में बहुत चर्चित थी अच्छा गाने के लिए। क्या नाम था? आरपी रस्तोगी जी, प्रोफेसर आरपी रस्तोगी, हाँ जी, उनके समय में हुआ। और एन राजम जी मेरी डीन थी उस समय, उनका भी नाम है। जी जी, आज सुबह ही उनसे बात हो गई मेरी। तो इन लोगों ने अब मेरी प्रतिभा को परखा, जांचा, हर तरह के प्रश्न पूछे, और राष्ट्रपति के नाम नहीं भी आते हैं वहां से, आपको पता ही होगा, काफी लोग बैठते हैं। तो ये जब उस संकट के दौर में या उस कमजोर समय में ईश्वर के प्रति कोई क्या था, मतलब बाबा कुछ सुनो, कुछ इस टाइप के? ऐसा है, पहले तो मैं बहुत मनाती थी पूजा पाठ वगैरह भी, क्योंकि घर का माहौल ऐसा था, हमारे घर में आध्यात्मिक माहौल शुरू से, क्योंकि मेरे दादाजी योगी थे, योग साधना से वो 3-3, 4-4 दिन समाधिस्थ हो जाते थे, और चाचा जी ने फिर संन्यास ले लिया था, वो भी उन्होंने भी छोड़ दिया था सब कुछ। तो क्योंकि वो बचपन से ही था, तो एक कार्य करना है ऐसा करके लगता था कि कर दो, तुम सुनोगे तो वो नहीं, तो लेकिन सुने दूसरा ये कि मैं रूठ गई, पूजा करना छोड़ दिया। मैंने कहा तुम जब तक मेरी कोई व्यवस्था नहीं करोगे मैं तुम्हें प्रणाम भी नहीं करूंगी। तो व्यवस्था होने के बाद गई? हाँ बिल्कुल, फिर तो घर में ही ऐसा माहौल है, फिर मैं गई और सबका दर्शन किया, बाबा का। एक आखिरी सवाल जी, पता चल पाया वो लोग कौन थे जिन्होंने आप पर ये एसिड फेंका था? तो मुझे तो पता ही है, लेकिन वो लोग हैं अभी नहीं, अब उनमें से कोई नहीं बचा है जिसने कराया, जिसने किया, क्योंकि उसको पैसा दे के कराया था, तो वो पकड़ा नहीं जा सका, भाग गया। पुलिस दौड़ी काफी दिन तक, वो पकड़ा जाता तो नाम हम लोग मतलब गर्व से कह सकते थे कि हाँ यही है, दावे से कह सकते थे, तो वो हम लोग की बात ऐसे क्यों मानते हैं? उन लोगों ने हर जगह पैसा खिलाया, हॉस्पिटल में दिया, अब वो लोग नहीं है इस दुनिया में, कोई भी नहीं है। अब वो लोग जो छोटी छोटी असफलताओं से टूट जाते हैं, जो 1-2 एग्जाम में नहीं हुआ परेशान हो गए, या थोड़ी सी गुर्बत पड़ी, गरीबी आई, थोड़ी सी बीमारी आई, परेशान हो गए, उनको क्या संदेश देंगे मैडम? यही संदेश दूंगी, क्योंकि बहुत सारी मेरी जैसी महिलाएं हैं जो एसिड अटैक की शिकार हैं, और भी जैसे रेप वगैरह
कांड होते हैं, बच्चे होते हैं तो फेल हो गए तो सुसाइड कर लिया, है ना। तो ये अब मुझे लगता है ये कायरता है, लड़ना चाहिए क्योंकि मैंने लड़ के जो पाया है समाज से, आज वही समाज मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाता है जिसने कभी तिरस्कार किया था। तो ऐसा बने, अपने आप को दृढ़ रखें, कोई साथ ना दे कोई नहीं, ऊपर वाला साथ रहे और आपकी हिम्मत, वही सब कुछ है। हाँ, विल पावर अपना हमेशा, कभी गिरना नहीं। मेरा साथी भी वही है। मैं जो फ्रैक्चर हुआ, थाई फ्रैक्चर हुआ, मैं साल भर बेड पर थी, फिर उठी, वाकर से मैंने ज्वाइन किया, बैसाखी से चली और अब एक छड़ी लेके भी चलती हूँ, लेकिन लड़ रही हूँ अभी भी, लड़ते रहूंगी जी, जब तक जिंदा हूँ करती रहूंगी, लड़ती रहूंगी। आप फर्स्ट एसिड सर्वाइवर है जो पद्म पुरस्कार जिनको मिला? आई थिंक या शायद। चलिए, तो अब इस इंटरव्यू के बाद और बहुत कुछ कहने के लिए शेष है नहीं। लड़िए, चूंकि आपका विल पावर ही आपको आगे लेकर जाएगा। मैडम बता रही थी कि जो समाज इनका कभी तिरस्कार करता था आज बुलाकर सम्मान देता है। पद्म पुरस्कार से मैडम सम्मानित हुई हैं। मैडम का जीवन ही अपने आप में एक संदेश है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।